Hello students, myself CS Preeti Malik Singh. By qualification I am company secretary, law graduate एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स। देखिए आज हमारी थर्ड क्लास है, थर्ड डे रिवीजन लाइव क्लास है और हमारी पिछली दो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त की हमारी आज क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैं एज यूजुअल पुराना रिवीजन कराती हूं तो पुराना रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक दो क्लास में पढ़ा है, एक फास्ट ट्रैक ब्रश अप। चलिए जल्दी से हम रिवाइज करते हैं और सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करना प्लीज, स्टेबिलिटी से के साथ बने रहना। चलिए, कंपनी जो वर्ड डिराइव किया किससे डिराइव हुआ? कम प्लस पनीज, कम मीन्स विद और टुगेदर, पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड। मर्चेंट्स एडवांटेज लेते थे फेस्टिव गैदरिंग की, अब फेस्टिव गैदरिंग की एडवांटेज नहीं लेते क्योंकि बिजनेस क्या हो गया, मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसी के साथ साथ कंपनी जो है एक जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं। उसी के साथ हम इसे बोल सकते हैं एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस। ये पुरानी क्लास का रिवीजन कर रहा हूं, इतनी फास्ट अगली क्लास नहीं पढ़ानी, लेकिन पुरानी क्लास का मैं रिवीजन करना जरूरी है। उसी के साथ साथ कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस क्या, पर्सनालिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं उसे हम, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। साथ साथ कमेंट भी लिखते रहा करो, जो मैं बोलती हूँ उससे आपका रिवीजन होता रहता है। चलिए, कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड्स, कॉर्पस। कॉर्पस कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। कॉर्पस वर्ड जो डिराइव किया वो लैटिन वर्ड है, आपका टेस्ट में भी पूछ चुके हैं, टेस्ट भी हो चुका है। उसी के साथ साथ आगे हमने पढ़ा था कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन वर्ड यूज किया था नेचुरल बर्थ। क्यों? क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और इनके वही सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं जैसे कि एक नेचुरल पर्सन के। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी आपके टेस्ट में पूछा जा चुका है कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ व्हाट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन। डेफिनेशन ऑफ कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? अब आपकी तरफ से भी मुझे आवाज आनी चाहिए क्योंकि रिवीजन करा रही हूं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 20। और सेक्शन 2 क्लॉज 20 हमने कैसे याद किया था? सेक्शन 2 क्लॉज 20 हमने कैसे याद किया था? 2 हीरो। कोई भी कंपनी क्यों बनाते हैं? 02 हीरो बनने के लिए। कौन कौन सी कवर है? दोनों कंपनी कवर है, ओल्ड कंपनी एज वेल एज न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी कौन सी की बात कर रहे हैं हम? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसमें? कंपनी एक्ट 1956 में, उनको भी कवर किया। और जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी एक्ट 2013, वो भी कंपनीज हमने यहाँ पे क्या की हैं, कवर की हैं। ओके, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी कंपनी आती है? ये भी टेस्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी कंपनी होती है? सेक्शन 8 कंपनी, जो कि होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, उसी के साथ साथ हमने कहा था कि प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? अमंग दी मेंबर्स, जिससे क्या बोलते हैं, आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, डिविडेंड। उसी के साथ साथ आगे हमने फिर फीचर्स ऑफ कंपनी स्टार्ट कर दी थी सेकंड क्लास में। फीचर्स ऑफ कंपनी को अगर हमें एक ही लाइन में याद करना है, क्या बोलते हैं? सेट फॉर पिक, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, I फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड C फॉर कैपेसिटी टू इशू एंड बी इशूड। कॉमन सील भी बोल सकते हैं। अच्छा, कॉमन सील किसे बोलते हैं? दैट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ओके, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स, किससे डिफरेंट होती है? उसके मेंबर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। क्या कंपनी के अपने सिग्नेचर होते हैं? आंसर इज यस मैम, इट्स एसेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उसी के साथ हमने आगे पढ़ा था कि जो मेंबर्स होते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये हमने बात कर ली थी। और कंपनी जो है, कंपनी क्या कर सकती है? अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, डेट्स ले सकती है, बोरोविंग कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, अपने नाम से एम्प्लॉय कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस फाइल कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई और केस फाइल कर सकता है। उसी के साथ साथ आगे हमने पढ़ा था इसके मेंबर्स जो है ऑनर्स और उसके साथ साथ क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कंसिडर किया था कि चाहे एक मेंबर एंटायर कैपिटल भी होल्ड करता है, स्टिल वो कंपनी के एक्ट के लिए क्या बताइए, कंपनी के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे आगे बढ़ा था कि कंपनी को जो रेगुलेट करते हैं, कंपनी को जो डायरेक्शन देते हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। ओके, केस स्टडी हमने पढ़ी थी, सैलमन वर्सेस सैलमन की केस स्टडी पढ़ ली थी, हमने रिवाइज भी कर लिया था। अगर एक बार कंपनी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट हो गई अंडर कंपनी एक्ट 2013 तो उसकी एंटिटी अपने मेंबर्स से अलग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसको क्या बोला जाता है हमें, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसी के साथ साथ हमने इस केस में बताइए सैलमन का किस चीज का बिजनेस था, किस चीज का व्यापार करते थे? मैम सैलमन जो है वो लेदर का बिजनेस करते थे, लेदर मर्चेंट का बिजनेस करते थे, मर्चेंट बैंकिंग बूट मैन्युफैक्चरर का बिजनेस करते थे। इसके कुछ फैक्ट्स हमने लर्न किए थे। इसका कंसिडरेशन कितना था, 38782,
10,000 के क्या थे? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। 20,000 के 20,000 के आवाज आनी चाहिए, क्या थे? 20,000 के शेयर्स। ओके, 8782 कैश। ओके, सिचुएशन कैसी हो गई थी? फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस में एसेट्स कितने के थे? 6050। लाइबिलिटी कितनी थी? 10,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 18। 10,000 के क्या थे? 10 के का क्या था? यहां पे 10 के थे सिक्योर डिबेंचर और 8,000 अनसिक्योर ट्रेड क्रेडिटर्स। ओके, जीत किसकी हुई थी? सेलमन की। पेमेंट पहले किसे मिला? मिस्टर सेलमन को। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा पढ़ते हुए आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं प्रिंसिपल एडवांटेज। लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ प्रिंसिपल एडवांटेज है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कितने तक लिमिटेड होती है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम। जितना उसने पे नहीं किया, और अगर उसने सारा पे कर दिया, फिर वो 1 रुपए के लिए भी लाइबल नहीं है। एग्जाम्पल हमने इसमें किया था, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो स्पेसिफाइड अमाउंट वेयर इट इज टू बी मेंशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी हमने पढ़े थे, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस हमने पढ़ा था, जहां पे मेंबर की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। ऐसा कोई स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन हमने देखा था, वो क्या था बताइए जल्दी से? जहां पे मेंबर्स पर्सनली लाइबल हो जाते हैं। मुझे आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, बताइए क्या केस था वो? मैम, वो केस था, अगर कोई कंपनी है जिसमें मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और वो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है मिनिमम से, और इसे रिड्यूस हुए 6 मंथ या उससे ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन 6 मंथ बिजनेस कैरी करते हैं, जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। परपिचुअल सक्सेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द लाइफ ऑफ अ कंपनी is not determined by the life of natural person. Members may come, members may go, but company goes on forever. उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और ये कंपनी की एबिलिटी होती है कि उनकी एग्जिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, किसी न्यू इंडिविजुअल, न्यू मेंबर आने और जाने से उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। बहुत ही अच्छे सारे बच्चे, वेरी गुड। दिल से मेरी दुआ है आपके लिए, पक्का पक्का आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने हैं। बस आपको क्या करना है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए लॉ का रिविजन। हु सीज टू बी मेंबर, इसमें यहां पे ये बात बोली थी मैंने, एग्जीक्यूटिव की केस स्टडी के बारे में भी डिस्कस किया था। अच्छा, कल की क्लास में बच्चे कुछ ये बोले थे मैम एलसीबी, बेटा ये प्रोफेसर की फुल फॉर्म है। एलसीबी ये कोई ऐसी टर्म नहीं है कि कोई लॉ की टर्म है, ये नाम है प्रोफेसर का, उनकी एलसीबी प्रोफेसर का नाम है पूरा, और फुल फॉर्म कल एक बच्चे ने भी वहां पे लिख ही दिया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मींस कंपनी में चाहे मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे केस स्टडी थी कि 2 मेंबर हैं, मीटिंग में थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, दोनों मर गए, कंपनी मर जाएगी? आंसर इज नो। कंपनी का तो एक प्रोसीजर है और वो कहां पे है? लॉ में है। वेरी गुड। सेपरेट प्रॉपर्टी, separate property, company being a legal person entirely distinct from its members, और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने ही नाम से प्रॉपर्टी क्या कर सकती है? डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। कोई भी मेंबर अपने नाम से प्रॉपर्टी को अपने नाम से कंपनी की नहीं रख सकता, कोई इंश्योरेंस का इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर हमारा लास्ट टॉपिक था, आई थिंक सो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में हमने क्या पढ़ा था? जो कंपनी की कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या शेयर्स मूवेबल होते हैं? आंसर इज यस मैम, शेयर्स आर मूवेबल एंड इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बट मैंने यहाँ पे कहा था कि इसके लिए हम जब प्राइवेट कंपनी पढ़ाऊंगी तो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे कि उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ हमने कहा था कि किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? 1 पर्सन से अदर पर्सन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है? आंसर इज यस, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इजिली सेल इन द मार्केट, आप इजिली सेल कर सकते हो किसके माध्यम से? स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिट और डीपी का हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आज की क्लास अब स्टार्ट होती है और अब हम आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपने नाम से केस फाइल कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है। कीवर्ड डार्क करिए। टू शू मीन्स क्या? लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन और ब्रिंग सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के अंदर जाके केस फाइल करना, है ना। उसी के साथ साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी कार्रवाई होगी लॉ की, जो भी केस फाइल होगा वो किसके नाम से होगा?
कंपनी के नाम से। उसी के साथ साथ कंपनी भी एक्शन ले सकती है, मे ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन इट्स ओन नेम। मैंने ये सारे नोट्स जो खुद ही बनाए थे बिल्कुल CSEET की तरज पे, क्योंकि वहां MCQ क्वेश्चंस आते हैं और आपने टेस्ट सॉल्व करके आपको आइडिया भी लगा होगा कितने सारे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनके सभी के साथ मेरी दुआएं हैं। कंसिडरेशन में मैं कुछ भी नहीं ले रही, बस आपको दे ही रही हूं। कहीं ना कहीं मेरी दुआएं आपके साथ है। 100% जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है पक्का पास है। पास होने से कुछ नहीं होगा, आउट मार्क्स आने चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि मेरा कंसिडरेशन मुझे मिला है। मुझे आपकी तरफ से बस एक ही कंसिडरेशन चाहिए और वो कंसिडरेशन है आपके अच्छे मार्क्स। और मुझे लगता है सभी बच्चे मुझसे वादा करेंगे कि मैम इतनी मेहनत कर देंगे, 29 अगस्त तक इतनी मेहनत करेंगे कि मैम दिन रात सुबह शाम बस पढ़ना और 100% हम आपको बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत करेंगे। मेरा सबसे अच्छा कंसिडरेशन होगा जब आप बताओगे कि मैम हमारे CSEET में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये एक बेस्ट कंसिडरेशन होता है एक टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए। चलिए, कंपनी फाइल केस इन केस कंपनी सफर लॉसेस। अगर कंपनी को कोई लॉस भी होता है तो भी कंपनी क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। Hence company is entitled, कीवर्ड डार्क करना, entitled to sue for damages in liable or cylinder as the case may be। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंपनी एंटाइटल्ड है, कंपनी के पास अधिकार है, वो डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकती है। अच्छा, किस तरीके का डैमेजेस? लाइबल और सिलेंडर, ये दोनों टर्मिनोलॉजी टॉर्ट जब आप पढ़ोगे तो टॉर्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता देती हूं, अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी बोला या लिखा जाता है, कुछ भी अफवाह उड़ाई जाती है, उससे कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होती है ना। कंपनी के खिलाफ अगर आप कुछ अफवाह उड़ा रहे हो लिखित में, लिख के या बोल के, तो इस केस में भी कंपनी के पास राइट है कि कंपनी क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। लाइबल और सिलेंडर, इट मींस एक होता है ओरल फॉर्म में, एक होता है रिटन फॉर्म में। लाइबल मतलब आप रिटन फॉर्म में, या ओरल, सिलेंडर मतलब ओरल फॉर्म में आप कुछ कंपनी के अगेंस्ट बोल रहे हो, लिख रहे हो, या कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, तो इस केस में कंपनी के पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकती है। कंपनी में फाइल सूट अगेंस्ट मेंबर्स, कंपनी एज अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर मे इवन शू ऑन इट्स ओन मेंबर्स फॉर लाइबल। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा कंपनी के खिलाफ लिखा है जो कंपनी की रेपुटेशन डैमेज करता है, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंपनी के पास राइट है अपने मेंबर्स के अगेंस्ट केस फाइल करने का इन केस ऑफ लाइबल? तो आपका आंसर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने आंसर पे फोकस रखना है। आंसर यहां पे होगा यस, कंपनी के पास राइट है, क्योंकि इससे भी कंपनी को नुकसान पहुंचेगा, और उसी के साथ साथ कंपनी को जो नुकसान पहुंचा है उसके जो डैमेजेस हैं वो क्लेम भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऐसा किया है। मैम आप कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हो? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। मान के चलिए कंपनी के खिलाफ किसी ने ऐसा कुछ लिखवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है, पब्लिश करवा दिया है कि ये कंपनी जो सामान बना रही है उसमें बहुत अडल्ट्रेशन है, इसमें बहुत मिलावट है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उस कंपनी का सामान नहीं खरीदेंगे, तो कंपनी को नुकसान हो गया ना। किसकी वजह से? जिन्होंने कंपनी के बारे में कुछ गलत लिखवाया, डेफोमेटरी मैटर्स लिखवाए हैं, कुछ गलत लिखवा दिया है, तो उसके लिए कंपनी डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकती है कि मेरा नुकसान का कारण आप हो, तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और कोर्ट की हेल्प से केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। A company has a right to seek damages where defamatory matter published about it affects the business. उनके बिजनेस को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। These are the key points which already discussed. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की ओर। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की अगर मैं बात करूं, मेंबर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स, लेकिन कोई भी मेंबर कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद करेगी, कंपनी के बिहाफ पे कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी हैविंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। Company being a separate legal entity different from its member enter into contract for conduct of business in its own name. That's very clear. पहले से ही हमारा बहुत क्लियर है पॉइंट। शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, ये बात बहुत साफ है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी
He is neither party to a contract or nor entitled to benefit of it. Company is not a trustee for its shareholders. कंपनी के बिहाफ पे आप कोई भी एंटाइटलमेंट, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सको, फोर्स करा के ले सको, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। कंपनी एक अलग पर्सन है, एंटिटी है, और आप अलग हो, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ difference between company and its member, you know very well, company having separate legal entity which is altogether different. इसमें इन्होंने कहा the distinction between company and its member is not confined rule of private, permits the whole law of contract. If director failed to disclose a breach of his duty to his company, in consequence shareholder is induced to enter into contract with the director he would not have entered into had been their disclosures. shareholder क्या नहीं कर सकते, ऐसे contract resign नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास powers ही नहीं है। A member of company cannot sue in respect of tort committed against the company. टॉर्ट अभी हमने बात करी थी लायबल सिलेंडर की, उसमें भी मेंबर्स के पास कोई अधिकार नहीं है। नोर कैन बी शूड फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय दी कंपनी, ना ही कंपनी के खिलाफ, ना ही कंपनी कोई इस तरीके के मेंबर्स के पास कोई राइट नहीं दिया गया कि आप कंपनी के बिहाफ पे कुछ भी कर सको। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला है कि देयरफॉर द कंपनी एज अ लीगल पर्सन कैन टेक एक्शन टू एनफोर्स, किस चीज के लिए, अपने लीगल राइट्स, और बी शूड फॉर ब्रीच ऑफ इट्स लीगल ड्यूटी। Its right duties are distinct from those constituent its members. It means altogether the crux of the whole paragraph is very clear कि यहाँ पे जो कंपनी है उसके अपने contractual rights and members यहाँ पे entertain नहीं किए जाएंगे। Limitation of action very very important. It is very very important. कहीं ना कहीं लिमिटेशन ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि आपका जो एक्शन है उसके ऊपर एक लिमिट है, और एक्शन की लिमिट दी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी। थोड़ा सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मुझे बताना होगा, तभी मैं इस टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकती हूं आपकी क्लैरिटी के साथ। आराम से सुनिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इसको कई बार चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी भी बोला जाता है। जो कंपनी रेगुलेट होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी डॉक्यूमेंट में दी जाती है। अब ये डॉक्यूमेंट किस समय बनता है, कौन सा सेक्शन है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये तीनों चीजें मेरी वादा है आपसे, मैं अभी याद करवा दूंगी, आपको हमेशा काम आएगी। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रही अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एंट्रेंस टेस्ट के, लेकिन अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसी के ऊपर आधारित है आपकी पूरी सीएस। द एंटायर सीएस इज डिपेंड अपॉन सिंगल सब्जेक्ट। ये आप ध्यान रखने वाली बात है, आपको आगे भी काम आएगी। अगर आप कंपनी लॉ एंजॉय कर रहे हो, आपको कंपनी लॉ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और आप लॉ में अपनी पकड़ बना पा रहे हो, और जो चीजें मैं बता रही हूं वो ब्रशअप के तौर पर रिवीजन के, हालांकि डिटेल में यहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल सीएस बनोगे। क्योंकि सीएस में लॉ और लॉ में भी कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अप टू योर प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल तक भी कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका पहली बात तो सीएस का मेन सब्जेक्ट लॉ, और लॉ में भी कंपनी लॉ, ये ध्यान रखने वाली बात है जो आगे तक आपका काम आएगा। इसको मजबूत करना, इसकी पकड़ मजबूत करना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन से मजबूत रहोगे तो आगे चल के आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास समय की सीमा है तो मैं बहुत डिटेल में ना जाके कोशिश करती हूं कि चीजें क्लियर भी कर दूं और रिवाइज भी करा दूं। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हम बात कर रहे थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो जैसे एक ह्यूमन बीइंग की जन्म कुंडली होती है, इसी प्रकार से कंपनी का भी मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुनो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या बोला मैंने? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसकी संधि विच्छेद करते हैं। मेमोरेंडम इट मीन्स मेमोरी रेंडमली। फिर दोबारा से समझिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरी कैसे रखी जाएगी? रेंडमली रखी जाएगी। इट मीन्स कंपनी की मेमोरी। आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से।
कि कोई ह्यूमन बीइंग पे तो डिपेंड नहीं है कि उसकी आयु अगर 80 साल है तो कंपनी 80 साल चलेगी, वो तो कभी तक भी चलती है, परपेचुअल सक्सेशन अनंत काल तक चलने वाली है। तो अब जो कंपनी को आगे रेगुलेट करेंगे, जो कंपनी को आगे डायरेक्शन देंगे, उन्हें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो कंपनी की मेमोरी डॉक्यूमेंट में रखी जाती है, दैट इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई थिंक सो आप क्लियर कर गए होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं लॉ की। मैम ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? टेक्निक सुनिए, टेक्निक बताती हूं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 4 के अंदर। किसके अंदर है? अगली क्लास में पूछूंगी मैं फिर आपसे कौन से सेक्शन के अंदर है। सेक्शन नंबर 4। चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी शार्प होती है। क्या बोला मैंने? चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी शार्प होती है, सेक्शन नंबर 4। फिर दोबारा सुनिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरी प्लस रेंडमली, मेमोरी प्लस रेंडमली मेमोरेंडम बना, मैंने लॉजिक भी बताया। सेक्शन नंबर 4, इट मींस चारों ओर दिमाग लगाकर ही मेमोरी क्या होती है? शार्प होती है। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4। अब यही रुकिए 2 मिनट के लिए। अब एक और चीज इससे कनेक्टिविटी आगे के लिए मैं बता देती हूं। सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मैं कुछ सेक्शंस, अगले सेक्शंस आपको क्लियर कर देती हूं, थोड़ी से आपको अच्छा रहेगा, सेक्शंस क्लियरिटी रहेगी। सेक्शन नंबर 4 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन कंटेंट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर मेमोरेंडम के कंटेंट है। अब सुनिए ध्यान से, एक इसका ही छोटा भाई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, यंगर ब्रदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उनके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी, पहले अभी इतना ही सुनिए जितना मैं बता रही हूं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 4 में हो गया। क्लियर हो गया सब बच्चों को? बताइए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 4। ओके, इनका एक छोटा भाई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो बोलता है जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। मैम क्या मतलब? दोबारा बताइए। हाँ बिल्कुल, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। समझने वाले बच्चे समझ गए, समझ के ना समझे वो ना समझ कहलाए। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो आप मुझे बताओ एमओए कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 4। कैसे याद किया? मेमोराइज टेक्निक हमने देखी। अब इसके पीछे कौन है? एओए। तो सेक्शन कौन सा आएगा? 5। यस और नो? जल्दी बताइए कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन नंबर 5। 4 और 5 याद हो गए। 4 में क्या है? मेमोरेंडम। 5 में क्या है? आर्टिकल। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? भाई और बहनों आवाज आनी चाहिए। क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ? अब बताओ एमओए कौन सा सेक्शन है? 4 और एओए सेक्शन नंबर 5। कैसे याद किया? जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। हमेशा याद रहेगा। ये मत समझना कि यार एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस यही तक सीमित है, आगे चल के भी आपके काम आएगा। करिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सुनिए अब अगली बात सुनिए। एमओए के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो भी समझने वाली बात है। मैम याद करवा दो ना, एक बार बोलो वाह 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 वाह। ठीक है, सब बच्चे बोल रहे वाह 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 वाह। ठीक है जी। कंटेंट याद करवाऊं कि मेमोरेंडम के अंदर कंटेंट? मैम कुछ ऐसा याद करवा दो कि एक बार पढ़ने के बाद जिंदगी भर ताउम्र हमारे दिमाग में छप जाए। ओके बिल्कुल, मैं आपको ऐसे याद करवाती हूं। एमओए के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसकी मैंने एक स्टोरी बना रखी है। कैसे स्टोरी बना रखी है? मैम आपके यही सब काम करती रहती हूँ, क्रक्स बनाती रहती हूँ, 2+20, ए सेक्शन 8 बोला तो स्वर्ग का गेट। अच्छा लगता है ना, बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है जी। ओके, कंटेंट याद करते हैं। कंटेंट में एक स्टोरी है, बस आपको वो स्टोरी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। स्टोरी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कंटेंट अपने आप याद हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, बड़े गर्व के साथ मैं कहती हूं कि वो सेक्शन तो लिखते ही लिखते हैं और पॉइंट्स भी पूरे के पूरे लिख के आते हैं, तभी तो आते हैं उनके आउट ऑफ आउट मार्क्स। सुनिए अब ध्यान से। तू नाम वाम की चिंता मत कर, बोलो मेरे साथ। तू, आवाज नहीं आई मुझे। तू नाम, अब जहां भी सुन रहे हो, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, आप जहां भी सुन रहे हो वहीं बैठ के बोलो। अड़ोसी पड़ोसी आपके घर वालों को लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो भाई और बहनों। तो चलो बोलो मेरे साथ, नाम वाम की चिंता मत कर। अरे आवाज नहीं आई, बोलिए। नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच
नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे साउथ के भी हैं, वो सोच रहे मैम क्या क्या याद करवा रही है। अरे आपकी हिंदी भी बढ़िया हो जाएगी लॉ के साथ साथ। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और अगर तेरे पास कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, और अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अब एक बार इस स्टोरी को रिपीट कर जाते हैं भाई और बहनों। चलिए, तू नाम वाम की चिंता मत कर, बोले तो नेम क्लोज। तू नाम वाम की चिंता मत कर, बोले तो नेम क्लोज। उस जगह पहुंच, जगह मतलब व्हाट, इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज या प्लेस क्लोज बोल सकते हो। जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट। उद्देश्य मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्लोज। सारे सब बच्चे इंडिया के ही है ना, तो थोड़ा बहुत हिंदी समझ लेते हैं। हाँ जी मैम बिल्कुल, ओके, ऑब्जेक्ट क्लोज। आगे बढ़ते हैं। तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, मुसीबत मीन्स व्हाट, लाइबिलिटी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मुसीबत मीन्स व्हाट, लाइबिलिटी। मुसीबत मतलब तेरे ऊपर कोई, चाहो तो अपनी कॉपी पे लिख लेना स्टोरी, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, मुसीबत मतलब लाइबिलिटी, तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। पूंजी मीन्स व्हाट, कैपिटल। तो लाइबिलिटी क्लोज हो गया, कैपिटल क्लोज हो गया। यस और नो? ओके, अकेला रहा तो, अगर अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अब सुनो ध्यान से, अकेला किस में रहते हैं? अकेला किस में होता है? अकेला तू अकेला में ना, ओपीसी में। किस में होते हैं अकेले? ओपीसी। ओपीसी मैम, ओपीसी नाम है ना, 1% कंपनी। तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ किस में होगा? इस बार मुझे आप सबकी आवाज चाहिए। नॉमिनेशन क्लॉज कौन सी कंपनी में होगा? ओपीसी में। सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ओपीसी कंपनी के अंदर नॉमिनेशन क्लोज होता है। देखिए भैया, इसी चीज के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं। चलिए अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एमओई के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। खत्म हो गया। ये सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है, बस यही लिखा हुआ है। डोंट वरी, बी हैप्पी। अब आपको एग्जीक्यूटिव में भी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये स्टोरी याद कर लेना। समझ में आई बात? अब आप समझ सकते हो क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, नहीं होता है? आवाज आनी चाहिए। क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, नहीं होता है? यस मैम होता है। तो अब वो कंपनी क्या करेगी? ऑब्जेक्ट मतलब किस वजह से बनी है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी पावर्स है, वो कहां डिफाइन होगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो पावर डिफाइन इन एमओए। अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एमओए रेगुलेट्स पावर ऑफ कंपनी। एमओए रेगुलेट्स पावर ऑफ कंपनी। इट मीन्स जो कंपनी की पावर्स होती हैं वो कौन रेगुलेट करता है? मैम एमओए रेगुलेट करता है। ओके, एमओए ऑफ कंपनी रेगुलेट द पावर and fixes the objects of company and provide edifice upon which entire structure of company rest. तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर होती है, ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर होती है एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स। द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी आर लिमिटेड विद इन द स्कोप। एक्शन, जो भी एक्शन मतलब जो भी काम करोगे वो ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर अंदर ही होना चाहिए, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि आपके रियल एस्टेट कंपनी है तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई लाइक प्लॉट परचेज कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर ही आएगा। ठीक है, विद इन द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। रेस्ट्रिक्शंस इन एमओए carry out its action without such restriction and limitation in most cases. Sufficient powers granted in the MOA. Sufficient powers होती है। Company can never go beyond the MOA. Please ध्यान दीजिए, कंपनी कभी भी MOA के बाहर नहीं जा सकती। Once power has been laid down, it cannot go beyond these powers unless, जब तक आप इसे क्या ना कर लो, ऑल्टर ना कर लो। ऑल्टर करके आप वो चीज डाल सकते हो, लेकिन अगर पहले से वो पॉइंट नहीं है तो आप उसके बाहर नहीं जा सकते।
थोड़ा सा एडवांस बताऊं, पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, मन कर रहा बता ही देती हूँ, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ, टाइम नहीं है फिर भी मैं बता दे, सुनना चाहोगे? सुनो ध्यान से। देखो बेटा, आप एक इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो, कितना बड़ा मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ा। आप जो सोच सकते हो वो पा सकते हो। इस कोर्स के थ्रू अपने मन से सारे वहम निकाल देना, सपने देखना, और जो सपने देखोगे वो आपके अपने होंगे। सोच लेना मुझे ये कार परचेज करनी है, आएगी। अब बोले मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मतलब गाड़ी की बात कर रहे हो, तो वो आएगी, 100% आएगी, प्रोवाइडेड मेहनत तो करो। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। आप बहुत सही रास्ते पे हो। अगर आप यहां पे इस समय 7:30 बजे बैठ के रिवीजन क्लास ले रहे हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करना, वाह 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 वाह, अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं सक्सेस होने वाला हूं। तो देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा इस कोर्स से, आपको शोहरत मिलेगी, आपको दौलत मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट मींस, ध्यान से सुनिए, एडवांस पॉइंट बताने जा रही हूं, बिल्कुल 1 घंटा तो सुन्न हो जाए करो आप। जब तक मैं क्लास लेती हूं 1 मिनट के लिए भी इधर से इधर मत जाए करो। 1 घंटा अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे, 1 घंटे में मैक्सिमम चीजें सिखा के जाती हूं, मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचा के जाती हूं, और अगर 1 घंटा भी आप स्टेबल नहीं हो तो फिर देख लेना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, बद्दुआ लग जाएगी। तो इसीलिए बैठे रहना है, हिलना नहीं है अपनी जगह से। अब यहां पे एडवांस पॉइंट सुन रहे हो ना? हाँ जी मैम, सुनेंगे बिल्कुल। मैम सच्ची कह रहे हैं, विद्या कसम हम पक्का सुनेंगे। अब आप मत बोलना, हमारा आत्मा जाग गई है, ठीक है, तुम्हारी आत्मा जाग गई है। कंपनी नेवर गो बियॉन्ड द एमओए। अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूं जो आपके एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे रही हूं। एक होता है अल्ट्रा वायरस, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर्स। तो वो एक्ट, जो भी काम अगर आप पावर के बाहर जाके करोगे तो वो हो जाएंगे अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड, एक तरीके से। इसका एडवांस वर्जन आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, बेस मैंने यहां पे दे दिया। इट मींस कोई भी काम मेमोरेंडम के बाहर जाके नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस मैम, यस मैम, यस मैम। सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी 2 तरीके से चलती है। एक कंपनी को डायरेक्शंस देते हैं, जो कंपनी को डायरेक्शंस देते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। और एक कंपनी को फंडिंग देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है मैम, या मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में क्लियर किया था। मैम सुनिए, मैम 1 मिनट, हम ओके। कंपनी 2 तरीके से चलती है। एक होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, और उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शंस देते हैं। क्या देते हैं वो? डायरेक्शन। क्यों देते हैं? क्योंकि कंपनी के पास माइंड नहीं होता मैम, इसीलिए कंपनी को डायरेक्शन दी जाती है थ्रू द माइंडेड पर्सन, जिससे हम बोलते हैं डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मुझे बताइए, क्या मेंबर्स कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे? मेंबर्स का काम क्या होता है? पैसा देना। और डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? उसको मैनेज करना, उसको डायरेक्शन देना। तो इट मींस जो लोग पैसा दे रहे हैं और जो मैनेज कर रहे हैं वो आपस में सेपरेट हैं। ये कंपनी के केस में होता है। बट पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? जो पैसे लगा रहे हैं वो भी वही है, जो मैनेज कर रहे हैं वो भी वही है। तो देखो, सेपरेट मैनेजमेंट, एज ऑलरेडी नोटेड दैट मेंबर में डिराइव प्रॉफिट विदाउट बीइंग बर्डन, may derive profit without being burdened with the management of the company. They do not have effective and intimate control. बताइए, क्या members का कंट्रोल होता है? नहीं होता है। Over its working, elect their representative. सिर्फ वो इलेक्शन करते हैं। Elect their representative to conduct कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। यहां पे मैं बताना चाहूंगी आपको, जो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं जो काम करते हैं, लेकिन डे टू डे अफेयर्स में वो इंटरफेयर नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, कंपनीज, ये आपके एग्जाम में पॉइंट आ सकता है, मैंने पॉइंट वाइज ही बना रखा है पूरा मटेरियल, तो हम कह सकते हैं ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट। In other words, the company is administrated and managed by its managerial personnel. So management क्या होता है? Separate होता है. Okay. It is administrated and managed by its managerial personnel. आप एग्जीक्यूटिव में डिटेल में managerial personnel के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. Voluntary association for profit.
वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताइए मुझे जल्दी से, एक्सेप्शनल सिचुएशन बताओ जहां पे कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जाती। आवाज आनी चाहिए तभी फायदा होगा आज मेरे तीसरे दिन की मेहनत का। प्लीज जल्दी बताइए ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जाती। एक बच्चा बोल रहा है नेकी कर और दरिया में डाल। ओके, नेकी कर और दरिया में डाल। मैम याद आया, मैम याद आया। सेक्शन बताओ जल्दी से। सेक्शन नंबर 8 है मैम। सेक्शन 8 कैसे याद किया था? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। ओके मैम। कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, स्वे इच्छा से एसोसिएट हो रहे हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। इट इज फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम पब्लिक गोल्स। प्रॉफिट इज गेन्ड इज डिवाइडेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। जो प्रॉफिट होता है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? शेयर होल्डर्स। और या फिर उसी, या तो उस पैसे को हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, या फिर एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग किसे बोलते हैं? जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसे बिजनेस में लगा देते तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। मैम बिल्कुल समझ में आया कि कंपनी जो बनती है वो वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट्स के लिए, और सिर्फ एक सेक्शन 8 कंपनी ऐसी होती है विद नो प्रॉफिट मोटिव, जिसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। हालांकि इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगी, समय नहीं है मेरे पास, समय की सीमा है। चलिए, इट मीन सेक्शन 8 कंपनी जो बनती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनती। हालांकि वहां प्रॉफिट होते हैं लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उसी ऑब्जेक्टिव में लगा दिए जाते हैं। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो बेसिकली किस उद्देश्य के लिए होती है? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, बेसिकली टू प्रमोट आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की ओर हम बढ़ जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, सच बता रही हूं मैं आपको। स्टार्टिंग में अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो एक बेस बन जाता है, एक आपका कहीं ना कहीं फ्लो बन जाता है। कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। मैम हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या वो नेचुरल पर्सन की तरह मरता है? नहीं 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 नहीं। किसके हिसाब से उसकी डेथ होती है? एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, क्योंकि उसका बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कंपनी बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट एंड आर्टिफिशियल डज नॉट डाई एज नेचुरल पर्सन। कंपनी लॉ को कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है किसके हिसाब से होता है? लॉ के हिसाब से। आज की डेट में कौन सा लॉ है? कंपनी एक्ट 2013। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कैरी ऑन इट्स अफेयर अकॉर्डिंगली थ्रू आउट इट्स लाइफ, अल्टीमेटली अफेस्ड। जनरली एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा ये बताओ, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड इनटू हाउ मेनी फेसेस? अब मैं आपसे पूछूंगी जरूर, देखो जितना आगे आगे बढ़ती जाऊंगी आपसे भी तो क्वेश्चंस पूछूंगी ना। बताओ, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड इनटू हाउ मेनी फेसेस? 2 फेसेस। द फर्स्ट फेसेस बीमार है तो वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है। एंड द लास्ट वन इज डिसोल्यूशन। वाह 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 वाह, मैम याद हो गया। वाइंडिंग अप बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। वाइंडिंग अप एक प्रोसीजर है। वाइंडिंग अप एक, उसमें क्या किया जाता है? जो टोटल लाइबिलिटीज फाइंड आउट की जाती है, एसेट्स बेची जाती है। तो टू अवॉइड वाइंडिंग अप समटाइम कंपनी चेंज देयर फॉर्म्स, रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। कई बार जब लगता है ना कंपनी बिल्कुल खत्म होने वाली है तो उन कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन किया जाता है। आपके यहां पे टर्म आया तो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिकंस्ट्रक्ट, रिपेयर, रीअरेंज, रीबिल्ड, इसमें क्या किया जाता है? जैसे एक कंपनी लॉसेस में चल रही है तो दूसरी कंपनी से एक्वायर कर लेती है, उसको अपने साथ जोड़ लेती है, जिसे मर्जर बोल सकते हैं, अमलगमेशन बोल सकते हैं। तो अपने साथ जोड़ लेती है, उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देती है, ये सब प्रोसेस होता है। और यहां बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया। ये आपका सीएस प्रोफेशनल में है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से पेपर है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर कई बार हमें कंपनी को बिल्कुल खत्म होने से बचाना है तो हम कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग, रीअरेंजिंग, रिपेयरिंग, रीबिल्डिंग कर देते हैं। और वो कैसे होती है? जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया, वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, उस कंपनी को एक्वायर कर लिया तो कंपनी वाइंडिंग अप से बच जाती है, उसके एम्प्लॉइज वहां पे चले जाते हैं, उसका मैनेजमेंट दूसरी कंपनी में चला जाता है। तो ये पॉइंट बाय चांस एग्जामिनर अगर पूछता है तो आपको बिल्कुल बेधड़क आंसर देना है कि हम वाइंडिंग अप से कैसे बचा सकते हैं कंपनी को, रीऑर्गेनाइज करके, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। कंपनी इज अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। To sum up, company's voluntary association for profit with capital divisible, limited liability, corporate entity, common seal and perpetual succession। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन है प्रॉफिट के लिए, एंड कैपिटल जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, शेयर्स वगैरह बोलते हैं, ट्रांसफरेबल है, लिमिटेड लायबिलिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है। और हम सारे फीचर को एक ही साथ अब की बार एग्जाम पार, जल्दी बताइए, जल्दी फीचर्स बताइए फटाफट से। SAT 4 पिक, S4
हाँ जी भाई और बहनों, आवाज आनी चाहिए, टाइम नहीं बचा है, जल्दी बताइए। और अगर बीच में गए ना तो देख लेना, आज बीच में गए तो बहुत दिक्कत होगी। पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। S for separate legal entity, A for artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to sue and be sued and common seal। सुनो ध्यान से, जितना मैं 1 घंटे में करा रही हूँ ना, पूरे दिन में नहीं कर सकते। सिटिंग नहीं बनती है। जो एक प्रोफेशनल फैकल्टी जिस हिसाब से पढ़ा देती है, आप खुद नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब इट। आगे बढ़ते हैं। मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ, मर्जी आपकी है, लाइफ आपकी है, मैं पढ़ू या ना पढ़ू मैम मेरी मर्जी। हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी। तो चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ कंपनी। अब मुद्दा ये उठता है, मैम कंपनी एक पर्सन है। मैंने कहा हाँ जी पर्सन है, तो मैम क्या इसकी नेशनैलिटी, क्या इनका डोमिसाइल, क्या इनका रेजिडेंस होगा? तो आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इनका रेजिडेंस होना चाहिए, इनका घर, मुख्य द्वार, ये क्या ऐसे होना चाहिए? क्या ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। Though it is established through judicial decision, company cannot be a citizen। इसके बारे में मैं बड़े डिटेल में जाऊंगी और क्या के साथ आपको क्यों भी बताऊंगी। एक बात तो बेटा साफ है, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। लिख लेना अपने यहां पे कहीं भी, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। पर मैम सिटीजन क्यों नहीं है? प्लीज बताओ ना, कंपनी सिटीजन क्यों नहीं है? कंपनी सिटीजन नहीं है, पर मैम कंपनी सिटीजन क्यों नहीं है? प्लीज एक बार बता दीजिए ना। बताती हूं, कंपनी सिटीजन इसलिए नहीं है, कंपनी सिटीजन इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक्ट है। कौन सा मैम? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। और उसमें साफ लिखा है कि इंडिविजुअल ही सिटीजन हो सकता है, और कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बजाओ ताली, वाह 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 वाह। दोबारा से, कंपनी सिटीजन नहीं है, पर कंपनी सिटीजन क्यों नहीं है ये एक समझने वाली बात है। कंपनी सिटीजन इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, और उसके अंदर लिखा है ओनली इंडिविजुअल टू बी अ सिटीजन एंड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वाह 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 वाह। कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसलिए हम कह सकते हैं कंपनी एक सिटीजन नहीं है। परंतु कंपनी के पास नेशनैलिटी भी होती है। यस मैम। कंपनी के पास डोमिसाइल भी होता है। यस मैम। कंपनी के पास रेजिडेंस भी होता है। यस मैम। बट कंपनी सिटीजन नहीं होती। अब कैसे पता चलेंगे नेशनैलिटी? जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई, नेशनैलिटी हो गई। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नरी केस है, लिमिटेड कंपनी कैपेबल डोमिसाइल, इट्स डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है? डोमिसाइल। It's quite true that body corporate cannot have domicile in the same sense। हाँ, ये तो बात हम कह सकते हैं, same sense as an individual नहीं होता, but by analogy with a natural person attributes residence, domicile, nationality can be given to a body corporate। A joint stock company reside where its place of incorporation। joint की क्या होती है? place of incorporation, where the meeting of companies to be held and governing body meets bodily presence, purpose of company exercise power conferred it। तो मतलब हम कह सकते हैं जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेटेड, नेशनैलिटी जहां प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डोमिसाइल एंड रेजिडेंस बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कंपनी एक सिटीजन है? बताइए जल्दी से, क्या एक कंपनी सिटीजन है? कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी क्या नहीं है? कंपनी सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है? कौन बच्चा बताएगा? द लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। रीजनिंग मैंने बता दी थी, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कुछ कहना है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है मुझे कुछ कहना है, मैंने कहा आप कह दो ना। हेल्ड दैट स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द लीगल पर्सन वाज नॉट सिटीजन एंड कैन एक्ट ओनली थ्रू, किसके थ्रू काम करते हैं? ओनली थ्रू द नेचुरल पर्सन्स, माइंडेड पर्सन्स। ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो कंपनी एक सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 साफ साफ कहता है ओनली इंडिविजुअल टू बी अ सिटीजन एंड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वाह 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 वाह। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगी, और बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए मुझे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लेके जाना पड़ेगा। तो मैम चले, अच्छा तो अब हम चलते हैं कहां? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले मेरी बात सुन लो। मैम आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, प्लीज ऐसे मत समझना मुझे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं आपको सब चीज याद है, आप मुझे याद है, हर टाइम पढ़ाते रहते हैं। एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, आपको पहले फाउंडेशन था उसको
ओके मैम, तभी आपको सब याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। और नजर मत लगाना, जो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ओके, तो देखो फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू अ कंपनी। तो हम किसकी बात कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से हम स्टार्ट करते हैं और 32 तक जाते हैं। ठीक है मैम, आपको आर्टिकल भी याद है? अरे सब याद हो जाएगा यार, सुनो ना। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू अ कंपनी में हम कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर अवेलेबल टू अ पर्सन एंड सिटीजन। मैम ये जैसे जैसे आपने ना बोला ना पर्सन 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 बोले तो आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन, और सिटीजन तो आप जानते ही हो। अब मुझे आप आंसर दो। मैंने क्वेश्चन रेज किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन के लिए भी हैं और पर्सन के लिए भी हैं। पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। कंपनी को कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? मुझे आपसे आंसर चाहिए, आपसे आंसर चाहिए और आंसर आना चाहिए। बताइए कंपनी को कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? कंपनी को कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, सिटीजन वाले या पर्सन वाले? मैम सच्च बताएं मैम सिटीजन वाले क्यों मिलेंगे मैम? वो सिटीजन ही नहीं है, पर्सन वाले मिलेंगे। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। लॉजिक पता है तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करनी है। तो देखो आगे क्या लिखा है, नेवरथलेस इट इज टू बी नोटेड दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन राइट टू इक्वलिटी आर अवेलेबल टू अ कंपनी। हमने तो पहले ही पढ़ लिया था कि सर जो ये वाला क्वेश्चन आपका यहां नहीं आता, यहां तो आएगा ही आएगा, एग्जीक्यूटिव में भी आता है, एग्जीक्यूटिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं? जल्दी बताइए। कंपनी को जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो मिलते हैं पर्सन वाले, ना कि सिटीजन वाले। हमने मैम बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ओके चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है, बस कुछ देर और, दिल थाम के बैठे, बस कुछ देर और, सारा रिवाइज कराऊंगे। अब तक जितना बड़ा है सारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे कहां? अपने अपने घर। एक बच्चा बोल रहा है अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? कल या परसों? अरे कल, चुप बैठो पहले यहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सिर्फ 5 मिनट और बैठे रहिए। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, बताइए जल्दी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है? द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पर्सनालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अगली क्लास का बता रही हूं, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट व्हील। ध्यान देना, अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगली क्लास का बेस दे रही हूं, जितने भी बच्चे हैं सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं, एक बार रीड कर लेना। पुराना तो पढ़ते ही रहना, पुराना मैं रिवीजन कराती हूँ, वैसे भी आपको पुरानी क्लास का सारा रिवीजन कराती हूँ। देखो मैं कई बार रिवाइज कराती हूँ, जब क्लास स्टार्ट करती हूँ पुराना रिवाइज कराती हूँ, क्लास खत्म करती हूँ पुराना रिवाइज कराती हूँ। बोलो वाह वाह मैम, वाह मैम, वाह मैम। मैम आप मैम अपने आप से मैम, अरे हाँ करवाना पड़ता है, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आप करोगे कैसे? तो सुनो इधर, हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील। ये क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है? द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हाँ जी मैम, ये तो समझ में आया। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी, सिर्फ बेस दे रही हूं, पढ़ा नहीं रही, सिर्फ बेस दे रही हूं, अगली क्लास का पढ़ा नहीं रही हूं, ताकि थोड़ा थोड़ा सा याद रहे, फिर दोबारा से पढ़ाऊंगी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उस सेपरेट लीगल एंटिटी को हटा दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पियर्सिंग मतलब होता है कि उसमें होल कर लेना, सेपरेट लीगल एंटिटी में पर्दा है एक, ये सेपरेट लीगल एंटिटी एक पर्दा है, उसके पीछे सब लोग रहते हैं, आगे बस कंपनी दिखाई देती है। परंतु कंपनी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं खुद कुछ भी नहीं करती, उसके पीछे वाले लोग करते हैं। तो पीछे वाले लोग एक्चुअल में हैं कौन, उनको जानने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर क्या करना पड़ेगा? गोला करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। सुनिए ध्यान से, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। तो लिफ्टिंग में हम पर्दे को क्या करेंगे? बेपर्दा करेंगे। हम चेक करेंगे एक्चुअल कंट्रोलिंग पर्संस कौन है और हम यहां पे लिफ्टिंग करेंगे। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब टाइम बचा है कम, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है एक बार उसको हम पूरे के पूरे को क्या कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आपको काफी टाइम हो गया है, जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। चैप्टर बी, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, पार्ट 1
ऑलमोस्ट हमारा अगली क्लास में हो सकता है कंप्लीट हो जाए रिवीजन, फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए कितना अच्छे से आपका सब कुछ चल रहा है, ये मैंने पहले आपको रिवाइज करा दिया था। अब मैं आज की क्लास का आपको रिवीजन करा देती हूँ। कोई बच्चे बता सकते हैं हमने आज कहां से स्टार्ट किया था? हाँ जी मैम, मैं बताऊं। कैपेसिटी टू शू एंड बी शुड, ओके। कंपनी केस फाइल कर सकती है किससे? अपने ही नाम से करेगी, और उसके खिलाफ भी कोई भी केस फाइल करेगा तो कंपनी के नाम से ही केस फाइल करेगा। जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी कंपनी के नाम से होंगी। द कोर्ट ऑफ लॉ, कंपनी को अगर कोई लॉसेस सफर होते हैं तो भी कंपनी केस फाइल कर सकती है। इवन कंपनी लायबल और सिलेंडर के लिए भी केस फाइल कर सकती है। लायबल और सिलेंडर हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, लायबल और सिलेंडर हम पढ़ेंगे टॉर्ट में। हालांकि मैंने बता दिया कि कंपनी के खिलाफ अफवाह उड़ानी लिखित में, मौखिक, रिटन और ऑरल, और उसी के साथ जो डैमेजेस हुए हैं कंपनी को क्योंकि उन्होंने कंपनी के खिलाफ कुछ डेफोमेशन, कुछ इस तरीके की अफवाह उड़ा दी जिससे कंपनी को नुकसान हो, तो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम, आगे बढ़िए। वीर तुम बड़े चलो। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कंपनी जो भी केस फाइल करेगी कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी अपने नाम से करेगी, उसके मेंबर्स उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ एक्शन इज टू बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम इज डिफाइंड। मेमोरेंडम के कंटेंट कौन से सेक्शन में? जल्दी आ जानी चाहिए। सेक्शन नंबर 4। स्टोरी याद करिए, कंटेंट भी याद हो गया। जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे एम होएगा, पीछे एओए। सेक्शन नंबर 5 में एओए, सेक्शन नंबर 4 में कंटेंट ऑफ एमओए। ओके, जितनी भी पावर्स होती है कंपनी की वो कहां पे होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में, उसके बाहर नहीं जा सकते। जाओगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा अल्ट्रा वायरस वॉइड, हम बोल सकते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, और कंपनी के हम कह सकते हैं मेंबर्स अलग होते हैं। मेंबर्स का काम होता है पैसा लेके आना, और मैनेजमेंट का काम होता है उस पैसे से मैनेज करके बिजनेस करना और उसको डायरेक्शन देना। इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और मैनेजरियल पर्सनल भी होते हैं। मैनेजरियल पर्सनल क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसका? कंपनी का। ओके मैम, बहुत बढ़िया। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए कंपनी बनाई जाती है, एसोसिएट होते हैं लोग और उस प्रॉफिट को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द मेंबर्स। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, दैट इज सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है समाज सेवा करना। टर्मिनेशन ऑफ एक्जिस्टेंस, कंपनी का बर्थ कैसे हो? लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से कोई नेचुरल पर्सन आए जाए जिए मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। यही हमने यहाँ पे बात पढ़ी थी कि कंपनी का क्रिएशन होता है एज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। वाइंडिंग अप की अगर हम बात करें, वाइंडिंग अप एक प्रोसीजर है। द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड इनटू 2 फेज। द फर्स्ट फेज इज वाइंडिंग अप एंड द लास्ट फेज इज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप भी एक प्रोसेस है जो कि कंपनी एक्ट के तहत ही होता है। बट अगर हमें कभी वाइंडिंग अप से बचाना है तो बताइए क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मैम, अमलगमेशन कर दिया जाए। ओके, वाह 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 वाह। इट मींस अगर हमें कंपनी को वाइंडिंग अप से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर कंपनी के लास्ट में इन्होंने कुछ फीचर्स दी। कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन है, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, और हम एक लाइन में बोल सकते हैं सेट फॉर पिक। अब की बार एग्जाम पार। ओके, नेशनलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी की अगर हम बात करें, रिवीजन वही, बोलो रिवीजन वही है। आवाज नहीं आई भाई और बहनों, रिवीजन वही है जो समय बचा है। ओके, नेशनलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें, क्या कंपनी का नेशनलिटी और रेजिडेंस होती है? आंसर इज मैम, वैसे कंपनी एक सिटीजन तो नहीं होता, लेकिन नेशनलिटी रेजिडेंस होती है जहां पे उनके प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसको हम बोल सकते हैं। ओके, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम बोल सकते हैं। उसी के साथ हमने बात करी थी कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट ने साफ साफ बोला है ओनली इंडिविजुअल टू बी ए सिटीजन, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ओके जी, ओके। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, 2 तरीके के फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अवेलेबल है, एक पर्सन के लिए, एक सिटीजन के लिए। तो कंपनी को कौन से वाले मिलेंगे? पर्सन वाले मिलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? कल इसी समय इसी जगह फिर मिलेंगे। स्टे ट्यूनिंग, हैव अ नाइस डे।